चलिए जरा एक माहौल की कल्पना करते हैं। साल है 1797। इंग्लैंड के लिए ये शायद इतिहास के सबसे मुश्किल सालों में से एक है। यूरोप में फ्रांस के खिलाफ जो पहला गठबंधन बना था वो ताश के पत्तों की तरह बिखर चुका है। और एक नाम सबकी जुबान पर है, नेपोलियन बोनापार्ट। वो मिस्र और सीरिया जीत चुका है और अब मतलब सिकंदर की तरह भारत पर चढ़ाई करने के सपने देख रहा है। और ठीक इसी नाजुक मौके पर लॉर्ड वेलेस्ली भारत के नए गवर्नर जनरल बनकर पहुंचते हैं। हवा में एक अजीब सा तनाव है, एक बेचैनी कि अब आगे क्या होगा। तो आज की हमारी ये जो पड़ताल है वो इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। हमारे सामने जो स्रोत हैं वो वेलेस्ली एंड द फ्रेंच थ्रेट इन इंडिया नाम के एक ऐतिहासिक लेख के कुछ अंश है और इनकी मदद से हम कुछ बड़े सवाल पूछेंगे, जैसे भारत में इस फ्रांसीसी खतरे की हकीकत क्या थी? क्या ये वाकई इतना बड़ा था जितना बताया गया, या फिर ये भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए एक जबरदस्त बहाना था? और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि इस खतरे से निपटने के लिए वेलेस्ली ने जो कदम उठाए, उन्होंने भारत का नक्शा हमेशा के लिए कैसे बदल दिया। चलिए इस कहानी के धागे खोलते हैं। बिल्कुल, शुरुआत करते सीधे नेपोलियन की योजनाओं से, क्योंकि ये सिर्फ हवाई बातें नहीं थी। स्रोत बताते हैं कि 1798 में वो फुरात नदी के पास एक बहुत बड़ी सेना इकट्ठा करके भारत पर हमला करने की सोच रहा था। वो सिकंदर का बहुत बड़ा फैन था और उसी के नक्शे कदम पर चलना चाहता था। और ये तो बस शुरुआत थी। 1801 में उसने रूस के जार पॉल के साथ मिलकर एक और भी बड़ा और खतरनाक प्लान बनाया। सोचिए, लगभग 45,000 फ्रांसीसी सैनिक। 45,000? हाँ, और उतने ही रूसी सैनिक, मतलब करीब 70,000 की एक विशाल सेना। ये अस्त्रखान में मिलती और फिर जमीन के रास्ते हेरात और कंधार से होते हुए भारत पर हमला करती। आज सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन उस वक्त के लिए ये एक जीती जागती हकीकत थी। मैं यही सोच रहा था, क्या ये प्लान वाकई में मुमकिन था? मतलब हजारों मील का सफर, अनजान रास्ते और इतनी बड़ी सेना को संभालना, ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है। आपका सवाल बिल्कुल जायज है, लेकिन हमें उस वक्त के माहौल को समझना होगा। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच एक टोटल वॉर चल रही थी, एक ऐसी जंग जिसमें सब कुछ दांव पर था। जमीन पर नेपोलियन की सेना को कोई नहीं हरा पा रहा था। अंग्रेजों को पता था कि अगर वो हारे तो उनका व्यापार, उनकी दौलत, उनकी पूरी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। इसलिए वो किसी भी खतरे को हल्के में नहीं ले सकते थे। मतलब डर असली था, भले ही हमला होने की संभावना थोड़ी कम रही हो। बिल्कुल। लंदन में बैठी ईस्ट इंडिया कंपनी की कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, हाँ, जो कंपनी चलाने वाली टॉप कमेटी थी, उन्होंने 13 जून 1798 को वेलेस्ली को साफ साफ लिखा था कि फ्रांसीसी हमेशा से भारत में हमारी कामयाबी से जलते आए हैं और वो ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए कोई भी बड़ा जोखिम उठा सकते हैं। यहाँ तक कि जनरल स्टुअर्ट जैसे बड़े अधिकारियों का भी यही मानना था कि मिस्र के रास्ते भारत पर हमला कामयाब हो सकता था। और खतरा सिर्फ जमीन से नहीं था। मॉरिशस में जो फ्रांसीसी अड्डा था, वो भारत के पश्चिमी तट पर हमले के लिए एक लॉन्च पैड की तरह था। तो वेलेस्ली किसी भी तरह का कोई चांस नहीं लेना चाहता था। उसे नेपोलियन का एक मशहूर कोड जरूर पता होगा। असंभव शब्द सिर्फ बेवकूफों की डिक्शनरी में मिलता है। लेकिन यहां आकर मामला और भी पेचीदा हो जाता है। खतरा सिर्फ नेपोलियन की सेनाओं का नहीं था जो हजारों मील दूर थी। असली खतरा तो भारत के अंदर ही पनप रहा था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। फ्रांसीसी सिर्फ बाहर नहीं थे, वो भारत के अंदर यहाँ के राजाओं और नवाबों की सेनाओं में बहुत अहम पदों पर बैठे थे। और इसमें सबसे बड़ा नाम था मैसूर के टीपू सुल्तान का। कंपनी उसे अपना पुराना और सबसे खतरनाक देसी दुश्मन मानती थी। टीपू तो फ्रांसीसियों के साथ खुल्लम खुला दोस्ती निभा रहा था। उसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का झंडा फहराया, खुद को नागरिक टीपू कहने लगा, जो सीधे सीधे फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित था। और ये देखिए कहानी में क्या जबरदस्त मोड़ आता है। जिस दिन वेलेस्ली कलकत्ता में गवर्नर जनरल का पद संभालता है, ठीक उसी दिन टीपू के दूत मॉरिशस से कुछ फ्रांसीसी सैनिकों के साथ मांडलौर वापस पहुंचते हैं। ये महज एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं। और टीपू अकेला नहीं था। हैदराबाद की निजाम को देखिए, वो मराठों से खारदा की लड़ाई में हारने के बाद अंग्रेजों से बहुत नाराज थे। उन्होंने फ्रांसीसी कमांडर महाशेर रेमंड की मदद से 14,000 सैनिकों की एक आधुनिक और ताकतवर टुकड़ी खड़ी कर ली थी। ये सेना ये पूरी तरह से यूरोपीय तरीके से प्रशिक्षित थी।
और मराठा सरदार, वो तो इस वक्त भारत की सबसे बड़ी ताकतों में से एक थे। मराठा सरदार महादाजी सिंधिया ने तो फ्रांसीसी अफसर पहले काउंट डी बॉय ने और बाद में महाशय पेरोन को अपनी पूरी सेना को ट्रेनिंग देने का जिम्मा सौंप रखा था। इस सेना में हजारों पैदल सैनिक और घुड़सवार थे और इन फ्रांसीसी अफसरों और उनकी सेना का खर्चा चलाने के लिए सिंधिया ने उन्हें गंगा यमुना दोआब मतलब दोनों नदियों के बीच का सबसे उपजाऊ इलाका जागीर में दे रखा था। एक मिनट, तो इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली और आगरा पर जो मुगल सल्तनत का दिल था, एक फ्रांसीसी कमांडर का कब्जा था जिसकी अपनी सेना थी और वो मराठा सरदार के लिए काम कर रहा था। ये तो बहुत ही विस्फोटक स्थिति है। यही तो वेलेस्ली की सबसे बड़ी चिंता थी। वो इसे हिंदुस्तान के दिल में एक फ्रांसीसी राज्य की तरह देखता था। उसे डर था कि ये फ्रांसीसी अफसर जो भाड़े की सैनिक थे, जिनकी वफादारी सिर्फ पैसे से थी, वो किसी भी वक्त नेपोलियन के इशारे पर एक बहुत बड़ा हथियार बन सकते थे। सिंधिया का भी इन पर पूरा कंट्रोल नहीं था। ये एक टाइम बॉम्ब की तरह था। तो वेलेस्ली चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ था, या कम से कम उसे ऐसा लग रहा था। बाहर नेपोलियन और अंदर टीपू, निजाम और मराठों की फ्रांसीसी ट्रेनिंग वाली सेनाएं। ऐसे में कोई भी घबरा जाता, लेकिन उसने जो किया वो घबराहट नहीं बल्कि एक बहुत ही ठंडे दिमाग वाली आक्रामक रणनीति थी। हाँ, उसकी रणनीति के कई हिस्से थे। पहला तो था पैसा। उसने आते ही बंगाल के अमीर अंग्रेजों से युद्ध के लिए चंदा मांगा और एक बहुत बड़ी रकम इकट्ठा करके इंग्लैंड भेज दी। लेकिन उसका असली हथियार पैसा नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक जाल था। एक ऐसी नीति जिसे हम सहायक संधि या सब्सिडियरी अलायंस के नाम से जानते हैं। ये सहायक संधि सुनने में तो एक दोस्ती का हाथ लगता है, जैसे किसी की मदद करने का वाला। लेकिन क्या ये वाकई मदद के लिए थी या फिर ये भारतीय राज्यों की आज़ादी को एक मीठी गोली में लपेटकर छीनने का तरीका था? आपका शक बिल्कुल सही है। इसे संधि कहना भी शायद गलत होगा। ये एक तरफा अल्टीमेटम जैसा था। जो भी भारतीय राजा इसे स्वीकार करता, उसे कुछ शर्तें माननी पड़ती थीं। पहला, उसे अपनी खुद की सेना भंग करनी होगी। अपनी ही सेना? हाँ। दूसरा, उसे अपनी नौकरी से सारे फ्रांसीसी और दूसरे यूरोपीय अफसरों को निकालना होगा। तीसरा, उसकी विदेश नीति, मतलब वो किस राज्य से दोस्ती करेगा और किससे दुश्मनी, ये अब कंपनी तय करेगी। और आखिरी और सबसे जरूरी शर्त, उसे अपने ही खर्चे पर एक ब्रिटिश सेना की टुकड़ी अपने राज्य में रखनी होगी, जिसकी कमान अंग्रेजों के हाथ में होगी। बाप रे, मतलब अपनी सेना खत्म, विदेशी मामलों पर कोई कंट्रोल नहीं, और ऊपर से अपने ही घर में अपने खर्चे पर अंग्रेजी सेना की निगरानी। ये तो अपनी आज़ादी को पूरी तरह से गिरवी रखने जैसा है। बिल्कुल, इसका मकसद ही यही था, फ्रांसीसी प्रभाव को जड़ से खत्म करना और भारतीय राज्यों को पूरी तरह से ब्रिटिश सत्ता पर निर्भर बना देना। सरकार के एक बड़े अधिकारी जॉर्ज बार्लो ने 1803 में इसे बहुत साफ शब्दों में कहा था, फ्रांसीसियों के प्लान को हराने के लिए ये जरूरी है कि भारत में कोई भी ऐसा राज्य ना बचे जो ब्रिटिश ताकत के सहारे न हो या जिसकी राजनीति पर अंग्रेजों का पूरा कंट्रोल न हो। और वेलेस्ली ने इस जाल को बिछाने में जरा भी देर नहीं की। सबसे पहले उसने हैदराबाद के निजाम को पकड़ा। हाँ, 1798 में उसने निजाम के सामने सिर्फ 2 विकल्प रखे, या तो फौरन जंग के लिए तैयार हो जाओ या फिर ये संधि मान लो। बेचारे निजाम के पास कोई चारा नहीं था और उन्होंने संधि पर दस्तखत कर दिए। इसका असर तुरंत दिखा। निजाम की 14,000 सैनिकों वाली फ्रांसीसी ट्रेनिंग वाली सेना को भंग कर दिया गया। फ्रांसीसी अफसरों को कैदी बनाकर यूरोप भेज दिया गया। हैदराबाद से फ्रांसीसी खतरा एक झटके में खत्म हो गया। तो निजाम तो बड़ी आसानी से मान गए, शायद उनके पास कोई और चारा नहीं था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैसूर का शेर टीपू सुल्तान इतनी आसानी से झुकने वाला था। टीपू ने संधि मानने से साफ इनकार कर दिया। नतीजा, फरवरी 1799 में युद्ध शुरू हो गया और सिर्फ 3 महीने के अंदर मई तक युद्ध खत्म भी हो गया। टीपू बहादुरी से लड़ते हुए मारा गया। वेलेस्ली ने मैसूर राज्य को छोटा कर दिया और पुराने हिंदू राजवंश के एक बच्चे को गद्दी पर बिठाकर उससे सहायक संधि मनवा ली। तो बस कुछ ही महीनों में टीपू का पूरा साम्राज्य खत्म हो गया। ये वाकई हैरान करने वाला है कि कितनी तेजी से कंपनी ने अपने सबसे बड़े दुश्मनों में से एक को रास्ते से हटा दिया। इस जीत का रणनीतिक फायदा बहुत बड़ा था। दक्षिण में कंपनी का सबसे बड़ा दुश्मन खत्म हो गया था और इससे भी बड़ी बात,
मालाबार तट समेत पूरे दक्षिणी समुद्र किनारे पर अब कंपनी का कंट्रोल हो गया था। यानी अब समुद्र के रास्ते फ्रांसीसी मदद आने की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। दक्षिण को सुरक्षित करने के बाद वेलेस्ली ने उत्तर की तरफ देखा। अवध और मराठा अभी भी बाकी थे। अवध की हालत पहले से ही खराब थी। 1801 में वेलेस्ली ने नवाब को मजबूर किया कि वो एक बड़ी सहायक सेना रखें और उसके खर्चे के लिए रुहेलखंड और दोआब के इलाके कंपनी को सौंप दें। अब बची थी सिर्फ एक बड़ी ताकत, मराठा। वेलेस्ली जानता था कि सिंधिया की सेना में बैठे फ्रांसीसी अफसर नेपोलियन के लिए तुरुप का अटका साबित हो सकते हैं। लेकिन मराठों को झुकाना तो आसान नहीं रहा होगा। नहीं, लेकिन मराठा सरदारों की आपसी फूट ने वेलेस्ली को वो मौका दे दिया जिसकी उसे तलाश थी। दिसंबर 1802 में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सिंधिया और होलकर से डरकर भागकर अंग्रेजों से मदद मांगी और सहायक संधि पर दस्तखत कर दिए। अच्छा। ये मराठों के लिए एक बहुत बड़ा अपमान था। सिंधिया और भोसले राजा ने इसका विरोध किया, युद्ध भी हुआ, लेकिन वो अंग्रेजों की संगठित सेना के सामने टिक नहीं पाए और हार गए। उन्हें भी मजबूरन ये संधि माननी पड़ी। बड़े बड़े राज्यों को या तो जंग में हराकर या संधि के जाल में फंसाकर अपने कंट्रोल में ले लिया। लेकिन उसकी रणनीति सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी, है ना? नहीं, वो एक बड़ी तस्वीर देख रहा था। वो भारत को हर तरफ से सील कर देना चाहता था ताकि फ्रांसीसी कहीं से भी अंदर ना आ सके। उसने गोवा पर पुर्तगालियों के साथ समझौता करके ब्रिटिश सेना तैनात कर दी ताकि फ्रांसीसियों से कब्जा न कर लें। उसने डेनमार्क के कब्जे वाले श्रीरामपुर और त्रांकेबार पर भी अधिकार कर लिया। श्रीरामपुर के बारे में तो उसने लिखा था कि ये हर देश के बागियों और जैकोबिन्स का अड्डा बन गया था। एक मिनट, ये जैकोबिन्स कौन थे? इनका भारत से क्या लेना देना? जैकोबिन्स वो फ्रांसीसी क्रांति के सबसे कट्टरपंथी और गरम दल के समर्थक थे। वो राजशाही को पूरी तरह से उखाड़ फेंकना चाहते थे और बराबरी और आज़ादी जैसे विचारों को फैला रहे थे। वेलेस्ली को डर था कि ये क्रांतिकारी विचार अगर भारत में फैल गए तो यहाँ भी बगावत की आग लग सकती है और ब्रिटिश राज के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। समझ गया। उसने गुजरात में भड़ोच और उड़ीसा में कटक जैसे तटीय इलाकों पर कब्जा किया ताकि किसी भी भारतीय राजा तक समुद्री मदद न पहुंच सके। कटक पर कब्जे का एक और फायदा ये हुआ कि अब कलकत्ता और मद्रास के बीच सीधा जमीनी रास्ता बन गया। उसने भारत के बाहर भी कदम उठाए। 1799 में उसने पारस यानी आज का ईरान उसके शाह के दरबार में अपना दूत भेजा ताकि वो फ्रांसीसियों को वहां अड्डा बनाने से रोक सकें। और उसने तो भारतीय सैनिकों को भारत के बाहर भी लड़ने भेजा था, है ना? हाँ, 1800 में उसने जनरल डेविड बेयर्ड के नेतृत्व में एक सेना मिस्र भेजी नेपोलियन के खिलाफ लड़ने के लिए। हालांकि जब तक वो सेना वहां पहुंची फ्रांसीसी हार मान चुके थे, लेकिन ये वेलेस्ली की सोच को दिखाता है। वो लड़ाई को भारत से दूर दुश्मन के घर में ले जाना चाहता था। और उसका आखिरी दाव 1803 में जब उसे पता चला कि फ्रांसीसी महाशय पेरौन के जरिए दिल्ली में बैठे बूढ़े मुगल बादशाह शाह आलम से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसने फौरन लॉर्ड लेक को दिल्ली भेजा। लेक ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया और बादशाह को कंपनी के संरक्षण में ले लिया। और इस एक चाल से उसने फ्रांसीसियों के हाथ से वो आखिरी पत्ता भी छीन लिया जिसके जरिए वो भारत में अपनी लेजिटिमेसी साबित कर सकते थे। मुगल बादशाह के नाम का अब भी बहुत वजन था और अब वो नाम कंपनी के पास था। तो इन सब का नतीजा क्या निकला? सिडनी ओवन नाम के एक इतिहासकार ने लिखा है कि वेलेस्ली ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को भारत का ब्रिटिश साम्राज्य बना दिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वेलेस्ली के आने से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की कई बड़ी ताकतों में से सिर्फ एक थी, लेकिन उसके जाने के बाद कंपनी भारत की एकमात्र सुप्रीम पावर बन चुकी थी। बाकी सब या तो उसके अधीन थे या इतने कमजोर हो चुके थे कि अब कोई खतरा नहीं थे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी सवाल पर वापस आते हैं जो हमने शुरू में उठाया था। क्या ये फ्रांसीसी खतरा वाकई इतना बड़ा था, या ये वेलेस्ली की अपनी आक्रामक और विस्तारवादी योजनाओं को सही ठहराने के लिए एक सुविधाजनक बहाना था? ये $1 मिलियन सवाल है और इसका कोई आसान जवाब नहीं है। स्रोत इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि वेलेस्ली के तरीके बहुत ज्यादा तानाशाही थे। वॉरेन हेस्टिंग्स जो उससे पहले गवर्नर जनरल थे, उन पर तो इससे कई कम गंभीर आरोपों के लिए इंग्लैंड में महाभियोग मतलब इम्पीचमेंट का मुकदमा चला था।
लेकिन वेलेस्ली की तारीफ हुई। ऐसा क्यों? मतलब दोनों के लिए अलग अलग नियम? ऐसा लगता है कि नेपोलियन के साथ चल रही लंबी और खूनी जंग ने ब्रिटिश राष्ट्र का मिजाज ही बदल दिया था। अब ये उनके अस्तित्व की लड़ाई थी और ऐसे में संसद और जनता उन सभी तरीकों को माफ करने के लिए तैयार थी जो भारत में ब्रिटिश ताकत और प्रतिष्ठा को बढ़ाते हों। भले ही वो नैतिक रूप से कितने भी गलत क्यों ना हो, जीत ज्यादा जरूरी हो गई थी। तो संक्षेप में अगर कहें, नेपोलियन के एक बहुत बड़े खतरे के सामने, चाहे वो खतरा असली हो या बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया हो, वेलेस्ली ने भारत का राजनीतिक नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। बिल्कुल। उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक व्यापार करने वाली कंपनी से एक साम्राज्य चलाने वाली ताकत में बदल दिया। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प विचार है जिस पर गौर करना जरूरी है। स्रोत इस संभावना की ओर भी इशारा करता है कि शायद वेलेस्ली की आक्रामक नीतियां ही मराठा फ्रांसीसी गठजोड़ का कारण थीं, न कि उसका नतीजा। ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है। मतलब आप कह रहे हैं कि हो सकता है मराठों ने फ्रांसीसियों से हाथ इसलिए मिलाया हो क्योंकि उन्हें वेलेस्ली की विस्तारवादी नीतियों से खतरा महसूस होने लगा था, कि वेलेस्ली के एक्शन ने ही उस चीज को जन्म दिया जिससे वो लड़ने का दावा कर रहा था। ठीक, ये तो सोचने वाली बात ये है, क्या वेलेस्ली एक साफ और मौजूदा खतरे पर जवाबी कार्रवाई कर रहा था, या उसके अपने विस्तारवाद ने ही उन दुश्मनों को खड़ा कर दिया जिनसे वो ब्रिटेन की रक्षा करने का दावा कर रहा था? ये सवाल हमें रक्षा और विजय के बीच की उस धुंधली लकीर के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, जो इतिहास में अक्सर मिट जाती है। और हमें ये तय करना होता है कि एक साम्राज्य निर्माता की असली मंशा क्या थी।